नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे एसएमई आईपीओ को समझते हैं जो एक दो-धारी तलवार की तरह है। मतलब एक तरफ तो है जबरदस्त ग्रोथ और दूसरी तरफ एक बड़ा कर्ज। हम बात कर रहे हैं ईपीडब्ल्यू इंडिया की, एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सस्टेनेबिलिटी दोनों के बीच काम करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये ग्रीन टेक आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक सुनहरा मौका है या फिर ये एक ट्रैप है जिसके पीछे कुछ छुपे हुए रिस्क हैं। आइए इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, इस कंपनी की स्टोरी में दो बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ सिर्फ 3 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू लगभग 8 गुना बढ़ा है, जो कि सच कहूं तो कमाल की ग्रोथ है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.3x है, जो कि एक चिंता की बात हो सकती है। तो सबसे पहले आइए इस शानदार ग्रोथ की कहानी को ही समझते हैं कि आखिर कंपनी ने इतनी तेजी से ये तरक्की की कैसे। तो ईपीडब्ल्यू इंडिया करती क्या है? देखिए, ये हैदराबाद की एक कंपनी है जो पुराने आईटी प्रोडक्ट्स जैसे कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स को रिफर्बिश करती है, यानी उन्हें नया जैसा बनाकर दोबारा बेचती है। और सबसे खास बात यह है कि इनके पास अपना लाइसेंस्ड ई-वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट भी है। यही चीज इनके बिजनेस को सस्टेनेबल बनाती है। अब जरा देखते हैं कि ये जो बिजनेस मॉडल है, रिफर्बिश, रीसेल और रीसाइकिल, ये असल में काम कैसे करता है और सर्कुलर इकोनॉमी में इसकी क्या जगह है। देखिए, इनका मॉडल बहुत ही सीधा और असरदार है। पहला स्टेप, पुराने आईटी प्रोडक्ट्स को खरीदना। दूसरा स्टेप, जो भी सामान ठीक हो सकता है उसे नया जैसा बनाना। तीसरा, फिर इन्हें दूसरी कंपनियों यानी B2B और सीधे कस्टमर्स यानी D2C मार्केट में बेच देना। और चौथा और सबसे जरूरी स्टेप, जो सामान बिल्कुल काम का नहीं है उसे जिम्मेदारी के साथ रिसाइकिल करना। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सेक्टर इतना दिलचस्प क्यों है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। देखिए, नए इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार महंगे हो रहे हैं, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, कंपनियां भी अब सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दे रही हैं, और सबसे बड़ी बात, सस्ते डिवाइसेस की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये सारे ट्रेंड्स इनके बिजनेस को सीधा सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्योंकि यहीं से हमें पूरी पिक्चर एकदम साफ साफ दिखाई देगी। आप कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखिए, ये असाधारण है। फाइनेंशियल ईयर 23 में सिर्फ 6.6 करोड़ से ये फाइनेंशियल ईयर 25 तक 53 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब 3 साल में लगभग 8 गुना की सीधी छलांग। ये दिखाता है कि कंपनी का ग्रोथ इंजन कितना पावरफुल है। और अच्छी बात यह है कि ये ग्रोथ सिर्फ रेवेन्यू तक ही नहीं रुकी, कंपनी ने प्रॉफिट कमाना भी सीख लिया है। फाइनेंशियल ईयर 23 में जहां सिर्फ 6 लाख का मुनाफा था, वो फाइनेंशियल ईयर 25 तक बढ़कर 4.3 करोड़ हो गया। ये सच में काफी शानदार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी ये करीब 80% है, जो किसी भी हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन हां, यहां एक बात ध्यान देने वाली है, कंपनी का इक्विटी बेस अभी छोटा है, इसलिए ये आंकड़ा थोड़ा बड़ा हुआ लग सकता है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहां भी एक लेकिन है, एक ट्विस्ट है। ये सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। और वो ट्विस्ट है कर्ज। जैसा कि एनालिसिस में साफ साफ कहा गया है, डेब्ट का लेवल भी काफी हाई है, और यहीं से असली रिस्क की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो अब जरा इस आईपीओ की डिटेल्स और इसकी कीमत यानी वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं। तो देखिए, आईपीओ का साइज लगभग 31.8 करोड़ का है और यह पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। मतलब सारा पैसा कंपनी में ही जाएगा। प्राइस बैंड 95 से 97 रुपए का है और एक लॉट में 2400 शेयर्स हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही लगभग 2.3 लाख रुपए का होगा, जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी रकम है। अब अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो इसका पीई रेशियो लगभग 18 से 19 के बीच है। देखिए, एसएमई सेगमेंट के हिसाब से ये ना तो बहुत सस्ता है और ना ही बहुत महंगा, पर जो 2.3 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो चिंता की बात जरूर है। मार्केट इस कीमत पर भविष्य में तगड़ी ग्रोथ की उम्मीद कर रहा है। अगर ये ग्रोथ थोड़ी भी धीमी हुई तो शेयर पर दबाव आ सकता है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे काम के हिस्से पर आते हैं। इस आईपीओ से जुड़े हुए बड़े रिस्क क्या हैं और लिस्टिंग वाले दिन के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसके मुख्य रिस्क समझना बहुत जरूरी है। पहला, ज्यादा कर्ज। ये कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों यानी वर्किंग कैपिटल पर दबाव डालता है। दूसरा, एसएमई शेयर्स में लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री कम होती है, जिससे जरूरत पड़ने पर बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है।
तीसरा, इतनी तेज ग्रोथ को संभालना भी अपने आप में एक चैलेंज है। और चौथा, मौजूदा एसएमई मार्केट थोड़ा सतर्क है, इसलिए लिस्टिंग पर बड़े मुनाफे की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एक डिसिप्लिन वाली स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। अगर 20% से ज्यादा की मजबूत लिस्टिंग होती है तो 50 से 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर 5 से 15% की ठीक ठाक लिस्टिंग होती है तो पूरी पोजीशन से बाहर निकल जाइए। और अगर ये डिस्काउंट पर लिस्ट होता है तो किसी भी उछाल पर बाहर निकलें और एवरेज डाउन करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, फैसला बिल्कुल साफ है। अगर कोई सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहा है, एसएमई के रिस्क को समझता है और 2.3 लाख रुपए की पूंजी लगा सकता है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई लंबी अवधि के लिए एक सुरक्षित निवेश चाहता है, ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों से दूर रहता है और लिक्विडिटी का रिस्क नहीं उठाना चाहता, तो उसे इससे दूर ही रहना चाहिए। और अंत में बस ये एक बात हमेशा याद रखिएगा, एसएमई आईपीओज में डिसिप्लिन ही है जो प्रॉफिट बनाता है, और यही इस मार्केट में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है।